Hello everyone, this is Rajat Samyal. Welcome to the YouTube channel of Triple S. Guys, we are back with a new video of our video lecture series of biology. तो guys, आज के क्लास में हम डिजीजेस एंड उनके कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम वायरसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो गाइस, लेक्चर नंबर 2 में कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है। यस गाइस, कंटेंट इज़ वेरी रेलेवेंट, क्योंकि वो जो कंटेंट था दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम आपको बेसिक एग्जांपल दें, वो आपको सिर्फ बेसिक मेडिकल टर्म्स के बारे में एक्वेंट करने के लिए वो लेक्चर बनाया गया था, ताकि अगर आपको पेपर में, अगर आपने वो लेक्चर सिर्फ पढ़ा है और अगर आपको पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो आपने ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ा, अगर आप वही वीडियो देखेंगे तो आप उसके आंसर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं। तो गाइस, आइए हम इस वीडियो लेक्चर में वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस है क्या। देखिए, वायरस एक नॉन सेलुलर, इसमें सेल नहीं रहता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक रहता है और ये होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर इट्स सर्वाइवल। अब देखिए वायरसेस को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, ना ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है। देखिए, वायरसेस काफ़ी लंबे समय तक डेड रह सकते हैं और अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो ये अपने आप को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, मीन्स फिर से अलाइव हो सकते हैं। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से वायरसेस आर डिफिकल्ट टू बी क्लासीफाइड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अब देखिए, वायरसेस में ना ही सेल है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, ना ही उसमें साइटोप्लाज्म है, ना ही राइबोसोम है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनेलिस है, जो उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसीलिए इन चीज़ों के ना होने की वजह से वायरस किसी होस्ट सेल के बाहर कभी भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट और आइकन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए वायरस को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत रहती है। अब देखिए, होता क्या है, वायरस करता क्या है। देखिए, वायरस अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को उसने इवॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए वायरस किसी स्पेसिफिक होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, उसके सेल के साथ अपने आप को अटैच करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल, देखिए वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, और आरएनए भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। और देखिए, वायरस अपना इस जेनेटिक मटेरियल को उस होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है, फिर ये जो जेनेटिक मटेरियल है उन सेल्स का इस्तेमाल करता है, सेल मेम्ब्रेन का, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का इस्तेमाल करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और जब फाइनली जब सेल रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो होस्ट का सेल फाइनली स्प्लिट करता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू वायरस रिलीज होता है। और अगर हम नटशेल में बात करें, वायरस एक नॉन सेलुलर चीज़ है, इन्फेक्शियस एंटिटी है जो जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, मींस डीएनए और आरएनए से बना होता है। और इस डीएनए और आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग और आइकन से कोटिंग होती है, और कोटिंग बनती है कैप्सिड प्रोटीन से। कैप्सिड प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है अपॉन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस को। ना सिर्फ ये ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करके उनके सेल्स, साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल कर सकता है, इवन ये बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी एंटर करके उनके जेनेटिक होस्ट के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता है फॉर इट्स रेप्लिकेशन एंड फॉर इट्स सर्वाइवल। अब देखिए, वायरस की आइडेंटिफिकेशन हुई कब। देखिए, वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था Feb 12, 1982 को। इस वायरस को डिस्कवर किया था दैट वाज डिमिट्री इवानोव्स्की, और इस डिस्कवरी को कंफर्म किया था डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनिस बेजंग। और देखिए, सबसे पहले जो वायरस डिस्कवर हुआ था दैट वाज TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, और इसको डिस्कवर किया था दैट वाज डिमित्री इवानोव्स्की ने। फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था और इसी डिस्कवरी को कंफर्म किया था दैट इज वाई मार्टिनस बेजंग। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरस की क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले स्टैनली ने की थी इन 1935, और इसी डिस्कवरी के लिए स्टैनली को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1946। अब देखिए, ये डिस्कवरी तब हुई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं था। देखिए, आज के टाइम पे सबसे एडवांस, सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और तब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके पहले ये डिस्कवरी की थी दैट इज बाय डिमित्री इवानोव्स्की। आई होप आप देखिए, वायरस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया,
और इनका जो साइज़ है ये रहता है बिटवीन 20 to 300 नैनोमीटर्स के बीच में। और देखिए, एक अगर कोई इंडिविजुअल वायरस है, इंडिविजुअल वायरस स्ट्रेन है, उसको बोलते हैं दैट इज विरियन। अब देखिए, मैंने आपको बताया वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं ओनली इन दी होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज ना ही इनमें सेल है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, ना ही साइटोप्लाज्म है, ना ही राइबोसोम है, और ना ही कोई और सेल ऑर्गेनेली है इनके सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है। तो देखिए, वायरस करते क्या है, किसी होस्ट सेल के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए आरएनए को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, और ये जो डीएनए आरएनए है इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग रहती है, कोटिंग ऑफ कैप्सिड। ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देखिए, वायरस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह कोई फीचर्स नहीं रहते, ना ही सेल है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, ना ही साइटोप्लाज्म है, ना ही राइबोसोम्स है, बट स्टिल वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस इसको इवॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड साथ में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वायरस कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। इट कैन बी फाउंड इन सॉइल, इट कैन बी फाउंड इन वाटर, और किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वायरस कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, अब वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी को इस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए मदर नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव फोर्स डेवलप की है। उस प्रोटेक्टिव फोर्स को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है मोस्ट ऑफ द वायरसेस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। और ये एंटीजन इस वायरस की वजह से होने वाले डिजीजेस से इंसानों को प्रोटेक्ट करता है। तो एंटीजन डेवलप करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब देखिए, अब डिजीज हो सकते हैं इंसानों को। अब इन डिजीज को बोलते हैं वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज वो इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमंस हो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स रहता है ऑफ द वायरस। देखिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस डिफरेंट तरह की इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन सी है? इट इज़ दी कॉमन कोल्ड। और ये जो कॉमन कोल्ड है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। वायरस, देखिए, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरल डिजीजेस हैं। देखिए, कुछ इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होती हैं, इट कैन बी फेटल, जानलेवा हो सकती हैं। बट कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जिनको इवन हम नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहले ही सप्रेस कर देता है। तो अब हम देखेंगे कुछ कॉमन एग्जांपल वायरल डिजीजेस के। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड, इसका कारण है राइनो वायरस। स्मॉल पॉक्स, इसका कारण है वेरियोला वायरस। रेबीज का कारण है रेबीज आइजा वायरस। हेपेटाइटिस का कारण है हेपेटाइटिस एबीसी वायरस। मीजल्स होती हैं रुबेला वायरस की वजह से। पोलियोमिलाइटिस होता है पोलियो वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। अब देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है इट इज़ ए आरएनए, इसलिए इसको आरएनए वायरस भी कहा जाता है। मम्स होता है पैरामाइक्सो वायरस की वजह से। एड्स होता है, एड्स का मतलब है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से। देखिए, डेंगू का कारण है डेंगू वायरस, और ये फैलता है बिकॉज ऑफ फीमेल मॉस्किटो नोन एज एडिस इजिप्टी। इबोला डिजीज होता है बिकॉज ऑफ इबोला वायरस। चिकन पॉक्स होता है बिकॉज ऑफ वेरिसेला वायरस। स्वाइन फ्लू होता है बिकॉज ऑफ H1N1 वायरस। और जीका वायरस होता है बिकॉज ऑफ जीका वायरस। और दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो विच इज नोन एज एडिस इजिप्टी। देखिए, और भी बीमारी है जैसे एनसेफेलिटिस, और ये इसका कारण है दैट इज द एनसेफेलिटिस वायरस। आई होप आपको ये डिजीज के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब गाइस देखिए, हम कुछ कॉमन वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा फेटल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट भी हैं। सबसे ज़्यादा इनकी वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है गाइस दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है HIV वायरस की वजह से, दैट इज़ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये होता है। और इसको माना जाता है कि ये मंकीज की वजह से होने वाला डिजीज़ है। सबसे पहले ये मंकीज में डिटेक्ट किया गया था, और माना जाता है सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था साउथ अफ्रीका में इन 1981। फर्स्ट केस जो डिटेक्ट किया गया था दैट वाज इन दी 1981 इन साउथ अफ्रीका।
और आज के टाइम पे अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है, इट इज़ अ मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन दी वर्ल्ड। और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको नोट करना है। स्टार्टिंग में ही किसी को एड्स नहीं होता है, सबसे पहले उसकी एक इंसान की बॉडी HIV वायरस से इन्फेक्ट होती है। तो HIV वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद 10 से 13 साल के बाद ये जो एड्स की बीमारी है ये जनरेट होना स्टार्ट होती है, ये सामने आना स्टार्ट होती है। अब देखिए क्या कारण है जिसकी वजह से एड्स फैल सकता है। देखिए एड्स की ट्रांसमिशन का कारण है या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी से ब्लड लिया, ब्लड इन्फेक्टेड हो तब हो सकता है, या इन्फेक्टेड सिरिंज की वजह से हो सकता है, या टैटू करवाने की वजह से हो सकता है, ठीक है, या किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ तभी हो सकता है। या अगर मदर इन्फेक्टेड है विद एड्स तो वो जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है टू बेबी वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ये वो कॉर्ड है जो मदर को और बेबी को कनेक्ट करती है, मदर से न्यूट्रिशन बेबी को जाता है, या मिल्क फीडिंग के थ्रू बेबी इन्फेक्ट हो सकता है। एड्स को डायग्नोज किया जाता है थ्रू दी एलिजा टेस्ट। देखिए एलिजा टेस्ट के फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एरे। अब देखिए सबसे पहले एलिजा टेस्ट होता है। अगर एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, और ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यूजुअली इस एलिजा टेस्ट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। और देखिए इसके लिए एड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनाई गई हैं, और वो है दैट इज ज़ाइडोव्यूडिन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज एजिडोथायमिडीन। और एड्स डे भी मनाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 1 दिसंबर। और इंडिया ने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टू अवेयर द पीपल अबाउट द एड, दैट इज द NACO, विच इज नोन एज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सेकंड जो डिजीज है, सेकंड वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस। हैपा का मतलब होता है दैट इज द लीवर, और आइटिस का मतलब होता है दैट इज द इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस का मीन्स इट इज ए कंडीशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो हेपेटाइटिस के बड़े ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे ABCDE, जिसमें A और C बड़े कॉमन हैं। देखिए हेपेटाइटिस A हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, और हेपेटाइटिस C हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट इन सब में से सबसे ज़्यादा लीथल और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल फैलने वाला डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस B। और देखिए अब इसके ट्रांसमिशन कैसे हो सकते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या इन्फेक्टेड सिरिंज की वजह से, या किसी के सलाइवा के साथ, इन्फेक्टेड सलाइवा के साथ आप कांटेक्ट में आए तब हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब ये डिजीज आपको हो सकता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट भी है दैट इज HBsAg टेस्ट। आज के टाइम पे हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन डेवलप हो चुकी है। इवन हर बच्चे को ये एडमिनिस्टर की जाती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरल फीवर। और दुनिया में 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है टू अवेयर द पीपल अबाउट द हेपेटाइटिस। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट वायरल फीवर आता है डेंगू फीवर। देखिए डेंगू होता है बिकॉज ऑफ द डेंगू वायरस, और इसको ट्रांसमिट करती है फीमेल मॉस्किटो विच इज नोन एज द एडिस एजिप्टी। और ये जो वायरल डिजीज है ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, मीन सितंबर और अक्टूबर के बीच में। सबसे जब मॉस्किटो ब्रीड करते हैं तो उस केस में, उस टाइम में सबसे ज्यादा ये डिजीज एक्टिव रहता है, वायरल डिजीज एक्टिव रहता है। और ये अफेक्ट करता है इंसानों के ब्लड प्लेटलेट्स को। देखिए इस डेंगू की वजह से बच्चों के अंदर फीवर जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं दैट इज डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और अडल्ट्स के अंदर इस डेंगू वायरस की वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होता है, फीवर प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर। तो देखिए गाइस सिम्टम्स क्या हैं डेंगू के। देखिए 2 से लेकर 7 दिन तक काफ़ी ज़्यादा फीवर रहता है, हेडेक रहती है, वॉमिटिंग रहती है, इवन स्किन रैश होना स्टार्ट होते हैं, इवन मसल और जॉइंट पेन भी होती है बिकॉज ऑफ दिस डेंगू फीवर। एंड थ्रू आउट इंडिया एक अवेयरनेस डे मनाया जाता है रिगार्डिंग द डेंगू फीवर विच इज़ द नेशनल डेंगू डे। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे इबोला वायरल फीवर के बारे में। देखिए जो इबोला नाम आया कहाँ से। देखिए इबोला नाम रखा गया है एक रिवर के नाम पे, और ये रिवर कॉन्गो रिपब्लिक से फ्लो करती है, और ये कॉन्गो रिपब्लिक इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और देखिए माना जाता है ये डिजीज ओरिजिनेट होता है 1976 में, और इबोला वायरस की वजह से होता है, और इसके कैरियर रहते हैं दैट इज फ्रूट बैट या पिग्स।
और ये अफेक्ट करता है इंसानों के ब्लड प्लेटलेट्स को। देखिए 2014 में इबोला का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आज के टाइम पे WHO ने वेस्ट अफ्रीका को, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था इस इबोला का, वेस्ट अफ्रीका को इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया हुआ है। देखिए अब हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स भी काफ़ी लीथल डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा फेटेलिटी भी हो सकती है इससे, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस से। और ये देखिए ये वन टाइम डिजीज़ है, एक ही बारी होगा, उसके बाद इंसान को कभी भी नहीं होगा। और देखिए स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीनेशन बनाई थी और वैक्सीनेशन को डेवलप किया था बाय एडवर्ड जेनर, इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप की थी। और ये जो डिजीज़ है ये चेंजिंग वेदर कंडीशंस में सबसे ज़्यादा सामने आता है। नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इतना लीथल नहीं है और ये वेरिसिला वायरस की वजह से होता है और सबसे ज़्यादा ये एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द चेंजिंग वेदर सीजन लाइक द स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है आपका स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है। मेक्सिको में ओरिजिनेट होता है 1978। आज के टाइम पे 39 कंट्रीज हैं दुनिया की जो इस स्वाइन फ्लू से सफ़र कर रही हैं। और देखिए इंडिया में सबसे पहला केस गुरुग्राम में आया था और इसके लिए एंटीबायोटिक डेवलप हो चुकी है जिसका नाम है दैट इज टैमीफ्लू। ये मोस्टली एक्टिव रहता है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेबीज के बारे में, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर लगना, ठीक है। और ये होता है बिकॉज ऑफ द रेबीज वायरस और ये इंसानों के नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है जिसके कारण आपको हेलुसिनेशन भी फील हो सकती है। और ये किसकी वजह से होते हैं? इट कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ डॉग्स, वुल्फ, जैकल्स, बैट, कैट्स, मंकीज एंड फॉक्स। और इसका ट्रीटमेंट भी आज के टाइम पे एंटी रेबीज वैक्सीन बन चुकी है और ये एडमिनिस्टर की जाती है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द रेबीज वायरस। नेक्स्ट इज जीका वायरस। देखिए जीका वायरस युगांडा में ओरिजिनेट होता है 1947। सबसे पहले ये डिजीज पाया गया था इन मंकीज, ठीक है। और ये भी स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ फीमेल मॉस्किटो दैट इज नोन एज द एडिस एजिप्टी। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टी कौन कौन से डिजीज को स्प्रेड करते हैं, तो वन इज जीका वायरस, अदर इज डेंगू फीवर। एंड देखिए ये करता क्या है, जीका वायरस बेसिकली जो फीटस रहता है मदर की वूम्ब में, वहाँ पे फीटस के जो ब्रेन है उनको ये अफेक्ट करता है। तो इस वायरस की वजह से जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनका जो हेड है, हेड का साइज स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू दी बॉडी। तो आज के टाइम पे दुनिया की सबसे अफेक्टेड कंट्री है ब्राज़ील। अब देखिए कॉजेज क्या है वायरल डिजीज़ के। देखिए वायरल डिजीज होते हैं बिकॉज ऑफ वायरस, और जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो ये होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं टू रेप्लिकेट। कुछ वायरल डिजीजेस से हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीजन, बट मोस्ट ऑफ द डिजीजेस के अगेंस्ट, वायरल डिजीज के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाए टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरसेस, तो ये वायरस हमारी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो देखिए सिम्टम क्या रहते हैं वायरल डिजीज़ के? बड़े ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं नॉर्मली, जैसे फीवर हो जाए, फटीक हो जाए, सॉर थ्रोट हो जाए, हेडेक, इरिटेशन होती है, रैशेस होते हैं, स्नीजिंग, हमारे टॉन्सिल स्वेलो कर जाते हैं, हमारा एक्सेसिव वेट लॉस हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द वायरल डिजीज़। कोरोना वायरस के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए कोरोना वायरस का नाम आया कहाँ से? देखिए कोरोना वायरस का नाम पड़ा है बिकॉज इसकी सरफेस के ऊपर आपको स्पाइक्स दिखेंगे, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इन्हीं स्पाइक्स की वजह से इसका नाम रखा गया, दैट इज कोरोना वायरस, ठीक है। और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था मिड 1960s में, और आज तक साइंटिस्ट ने 6 तरह के कोरोना वायरसेस को आइडेंटिफाई किया है और इनके टाइप्स हैं 4। देखिए 4 नॉर्मल कोरोना वायरस हैं, इनके सिम्टम माइल्ड से लेके मॉडरेट तक रह सकते हैं। देखिए कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी फ्लू टाइप ऑफ डिजीज़ है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो ये जो 4 कोरोना वायरस हैं इनका इम्पैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काफ़ी नॉर्मल रहता है, माइल्ड से मॉडरेट तक रहता है। और ये 4 कोरोना वायरस हैं जैसे 229E, NL69 कोरोना वायरस, OC43 कोरोना वायरस, HKU1 कोरोना वायरस। दीज आर द 4 कॉमन टाइप ऑफ कोरोना वायरस जिनके सिम्टम्स माइल्ड से लेके मॉडरेट रह सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। बट देखिए 2 ऐसे फेटल फॉर्म्स है कोरोना वायरस के जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम मर्स कोरोना वायरस कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स कोरोना वायरस कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो मर्स कोरोना वायरस है, सऊदी अरेबिया में इसको आइडेंटिफाई, रिपोर्ट किया गया था इस वायरस को इन 2012,
एंड और गाइस, ये जो सार्स कोरोना वायरस है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था इन 2003 इन गुआंगडोंग प्रोविंस ऑफ सदर्न चाइना। एंड गाइस, आज के टाइम पे दुनिया में एक पैंडेमिक स्प्रेड हुआ है और वो पैंडेमिक है दैट इज़ द कोविड-19 वायरस। अब देखिए, ये जो कोविड-19 वायरस है ये भी चाइना में एमर्ज हुआ था इन दिसंबर 2019 और आज तक इसकी कोई वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट देखिए, रशिया ने यहाँ पे क्लेम किया है कि उसने इसकी वैक्सीन डेवलप कर दी है और इस वैक्सीन का नाम है दैट इज़ स्पुतनिक 5। अब देखिए आज तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो जो सबसे इफेक्टिव मेथड है इसके स्प्रेड को कर्व करने के लिए दैट इज़ द सोशल डिस्टेंसिंग। और देखिए, ये जो वायरस है, अगर ये वायरस किसी की बॉडी में एंटर भी करता है तो सिम्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए 14 डेज लग सकते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में देखिए, नॉर्मली तो लोगों का इम्यून सिस्टम इस वायरस को सप्रेस कर देता है, बट एक्सट्रीम केसेस में ये रेस्पिरेटरी इश्यूज को क्रिएट कर सकता है, लोग वेंटिलेटर तक पहुंच सकते हैं, किडनी फेल कर सकता है, इवन सम केसेस में डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। अब देखिए, कुछ टेस्ट हैं जो कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आज मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट इज RT-PCR टेस्ट। देखिए, इस टेस्ट में होता क्या है, आपके नाक या आपके गले से एक स्वैब लिया जाता है। बेसिकली स्वैब का मतलब क्या है, इसमें आपके गले या नाक से ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ RNA, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। इसकी जो मिनिमम टेस्ट कॉस्ट है दैट इज़ 4500। नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज़ द एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको हम सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बॉडी में वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए, इस टेस्ट में होता क्या है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है टू फाइंड एंटीबॉडीज़। क्या है ये टेस्ट, बेसिकली डिटेक्ट करता है कि कितनी एंटीबॉडीज़ आपकी इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस की हैं। देखिए, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है टेस्टिंग का जो वायरस को फाइंड नहीं करता है, बट ये डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है क्या हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको एनकाउंटर किया या नहीं किया। तो इसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि आदमी क्या वायरस से इन्फेक्टेड था या नहीं था। देखिए, ये टेस्ट फास्ट और इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू RT-PCR। ये एक पोर्टेबल टेस्ट है जो ऑन साइड इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी क्विक रिजल्ट्स भी शो करती है। अब देखिए, इस टेस्ट में होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिटेक्ट होते हैं तो इस टेस्ट के जो कलर है, इस टेस्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, ऐसा क्या है जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। देखिए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M और इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, इसकी प्रेजेंस में सैंपल में अगर ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो ये डिटरमाइन किया जा सकता है क्या वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसी तरह से ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट वेदर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस और नॉट। देखिए, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक और टेस्ट को अप्रूव किया है दैट इज़ दी फेलुदा टेस्ट। और इस फेलुदा टेस्ट को बेसिकली हम क्रिस्पर टेस्ट भी कह सकते हैं। क्रिस्पर बेसिकली एक जीन एडिटिंग टेक्निक है और इस टेस्ट के अंदर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये टेस्ट बेसिकली जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करके ये शो कर सकता है क्या पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द वायरस और नॉट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब भी हम न्यू वीडियो लेके आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। स्टडी वेल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।